नमस्कार। आप सबको हमारा, मैं अर्क कुशवाहा, मशरूम विशेषज्ञ। आज हम आपके से मिल्की मशरूम, जिसे दूधिया मशरूम, दूध छाता मशरूम के नाम से जाना जाता है, उस मशरूम की खेती के बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप इसकी भी जानकारी प्राप्त करके इस मशरूम की खेती करें। जहाँ तक हम दूधिया मशरूम के बारे में बताएं आपको, ये दूधिया मशरूम भारतवर्ष से ही जंगलों से कलेक्ट करके टिश्यू कल्चर करके वैज्ञानिकों ने बनाया। इसको भारतवर्ष का ही और इसकी ओरिजिन है, कह सकते हैं कि ये भारतवर्ष का ही ओरिजिन है। तो ये जिसको मिल्की मशरूम कहते हैं, मिल्की मशरूम लगाना बहुत ही आसान है। अब तक आपसे हमने बात किया है ओस्टर मशरूम के बारे में, बटर मशरूम के बारे में, लेकिन हम अब अभी बात कर रहे हैं आपसे मिल्की मशरूम के बारे में, दूधिया मशरूम के बारे में। कुछ तीनों मशरूम में कुछ ना कुछ एक दूसरे से समानता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो माध्यम की तैयारी होती है दूधिया मशरूम में, वो सेम ओस्टर मशरूम की तरह होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें बटर मशरूम की तरफ केसिंग करनी पड़ती है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आप जान लेते हैं कि मशरूम की खेती करने से पहले क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है और कब करनी है इसको। तो मिल्की मशरूम जो है, जो दूधिया मशरूम है, इस दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए सबसे पहले तो उपयुक्त तापमान, अगर हम वातावरण में तापमान के अनुसार खेती कर रहे हैं तो तापमान को ध्यान देना है। तो तापमान के लिए इसको लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान आपको मिलता है और आर्द्रता 85 से 90% नमी इसकी, तो आप इस मशरूम की खेती कर सकते हैं। अगर हम सामान्य बात करें तराई की, तो लगभग ये मिड मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवन अगस्त तक इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके माध्यम, जो भी हम माध्यम का चुनाव करें, पहले भी हमने बता रखा है कि माध्यम का अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो माध्यम का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो माध्यम का चुनाव करते समय इसको आपको ध्यान देना है कि सीजन में जिस चीज़ का जिस माध्यम में, गेहूं के भूसे में करना है, धान के पुआल में करना है, बाजरे में करना है, जौ में करना है, जिस माध्यम में अगर आपको खेती करनी है उस माध्यम को सीजन में आप इकट्ठा कर लें। और सीजन में इकट्ठा करने के पश्चात इसको आप स्टोर कर लें। जब आपको उपयुक्त समय मिलता है इसकी खेती करने का, तो आप इस माध्यम को उपचार करते हैं। जनरली किसान गेहूं के भूसे और धान के पुआल में ही करते हैं। तो अगर आपने गेहूं के भूसा का चुनाव किया है तो उस गेहूं के भूसे को उपचार करते हैं। तो उपचार करने का जो तरीका है वो ओस्टर मशरूम की तरह ही है। उपचार करने के दो तरह के तरीके हैं, एक तो रासायनिक विधि, दूसरा गर्म पानी विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं, हम 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बावास्टीन को लेते हैं और लेने के बाद अच्छी तरह से उसको लकड़ी से घुमा के दवा को मिक्स करते हैं और जूट की बोरियों में या प्याज स्टोर, जो आजकल लाल वाली जो प्याज स्टोर की बोरियां आती हैं, उस बोरियों में भूसे को अच्छी तरह से भरते हैं और भरने के बाद उसके मुंह को बांध देते हैं। और बांधने के बाद उसको किसी ड्रम में, जिसकी क्षमता 200 लीटर की क्षमता हो, या कोई टैंक है, उस टैंक में आप उसको हम डाल देते हैं। डालने के बाद ऊपर से उसको हम पॉलीथीन से, अगर हमारे पास ड्रम है तो ड्रम के ढक्कन से, अगर या पॉलीथीन है तो या तो कोई टैंक है तो उसको पॉलीथीन से हम कवर कर देते हैं। क्योंकि फार्मिन जो होती है ये उड़ने वाली दवा होती है, अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं ढकेंगे तो दवा हमारा उड़ जाएगा और माध्यम का उपचार नहीं हो पाएगा। ये जो है फार्मलिन, ये मेडिसिनल यूज के लिए है, तो ये महंगा मिलता है, हाई मीडिया का ऐसा नहीं है। आपको फार्मलिन जो है 80 रुपया लीटर भी फार्मलिन मिलता है, ये 200 रुपये लीटर का फार्मलिन है। तो आपको कर सकते हैं, ये देखिए कार्बनडाजिम है, ये कार्बनडाजिम है, इसको बावास्टीन क्या अलग अलग भाषाओं में नाम जाता है। जैसे इसका जो है आईजिम 50% WP। तो किसी भी कंपनी का
आपको कार्बनडाजिम 50% WP मिल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसको आप पानी में लेंगे, 200 लीटर की क्षमता की पानी लेंगे। पानी में आपने दवा को डाला और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जूट से भरे हुए बोरियों को, ये देखिए जूट से भरी हुई बोरियों को हम करेंगे। आ जाइए आप एक जने आ जाओ, चलो दो लोग आ जाओ, कोई दो लोग आ जाओ। चूंकि जो समय होता है मिल्की मशरूम का, वो गेहूं की कटाई जब होती है उसी समय होता है। लेकिन कोशिश यही करें कि जो नया भूसा है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि समस्या आती तरह से वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, और मशरूम का जो फंगस होता है उसको अच्छी तरह से नहीं खा पाता है, और जिससे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बांधती है। तो ये रखें, आपको ध्यान रखना है कि 1 महीने 2 महीने पुराना ही भूसे का आप इस्तेमाल करें। फिर जब माध्यम का आपका उपचार करते हैं, तो माध्यम उपचार करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे तक उसको हमें ड्रम के अंदर, टैंक के अंदर रखते हैं, और रखने के बाद उसको हम निकालते हैं। फर्श पे अच्छी तरह से फार्मिन का स्प्रे करके, या फिनाइल का पोछा लगा के, या अच्छी तरह से उसकी धुलाई करके फर्श पे हम उस माध्यम को फैलाते हैं। फैलाने से पहले ये ध्यान दें कि अगर आपको 45 किलो, 40 से 45 किलो भूसा अगर आप भिगा रहे हैं, तो ये जो तैयार होगा माध्यम हमारा बिजाई के लिए लगभग 1 कुंटल होगा। उसी समय गीला भूसा निकालने के बाद ही हमें 4% गेहूं का चोकर मिक्स कर देते हैं। पहले मिक्स करने का पर्पज यही है, उद्देश्य यही है, ताकि कि हमें आइडिया, कभी कभी होता क्या है, किसान ऐसे करते हैं कि बाद में चोकर मिक्स करते हैं, जिससे भूसा बहुत सूख जाता है। लेकिन अगर आप भूसा सुखाने से पहले ही मिक्स करके अगर सुखाते हैं, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। और हर समय आधे घंटे के बाद उस फर्श पे जो भूसा आपने फैला रखा है चोकर के साथ, उसको उलटते पलटते रहते हैं। इतना उलटते पलटते हैं और देखते रहते हैं कि उसमें नमी कितनी है। तो नमी के लिए यही तापमान है। किसानों के पास कोई मॉइस्चर मीटर नहीं होता है, इसीलिए भूसे को हर 1 घंटे के बाद उलटते पलटते रहें, और हाथ से कस के पकड़ें, और पकड़ने के बाद दबाएं। दबाने के बाद पानी नहीं निकलता है, और एहसास होता है कि ठंडा है, और भूसे को फेंक देने के बाद वो फैल जाता है, तो हम ये जान जाते हैं कि ये माध्यम जो हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो गया है बीज डालने के लायक। तो इस माध्यम को में बीज डालने के लिए जो भी हमने माध्यम फैलाया है, उसको एक मेढ़ सा बना लेते हैं। यानी कि अगर हमने भूसे को किसी फर्श पे फैलाया है, तो दाएं से और बाएं से इकट्ठा करके एक लंबे सा मेढ़ बना लेते हैं, और मेढ़ बनाने के बाद उसमें 4 से 5% की दर से बीज को डालते हैं। यानी कि 1 कुंटल अगर गीला भूसा है, तो उसमें जो है हम 4 से 5 किलो भूसा, 4 से 4 एक कुंटल अगर भूसा है, तो उसमें हम 4 से 5 किलो बीज को अच्छी तरह से डालते हैं, और मिक्स करके पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं। अब पॉलीथीन की थैलियों में भरने की बात आती है, तो आपने सुना भी होगा और देखा होगा मेरी वीडियो में कि बटन ओस्टर मशरूम को पॉलीथीन की थैलियों में बीज के साथ मिक्स करने के बाद उसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद उसको बांध देते हैं। लेकिन मिल्की मशरूम में ऐसा नहीं करना है। अगर उस पॉलीथीन की क्षमता 5 किलो की है, तो उसके अंदर माध्यम हमें 4 किलो ही भरना है, और 1 किलो का जो हिस्सा है उसको छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद उसी से हमें लेफ्ट एंड राइट से उसको ढक देते हैं। जब लेफ्ट एंड राइट से हम इसको ढकते हैं, तो साइड से एयर भी जाता है, और जब साइड से एयर जाता है तो उसको अंदर ऑक्सीजन भी उसको मिलता है। दूसरा, जब उसके अंदर जो मॉइस्चर होती है, और ये मॉइस्चर पानी जब हम जो पॉलीथीन फोल्ड किए रहते हैं, तो इसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है ये पॉलीथीन के ऊपर जाती हैं, और जब ड्रॉपलेट्स काफ़ी वजनदार हो जाती हैं तो नीचे चली जाती हैं, जिससे कि हमारा जो ऊपर का लेयर है वो ड्राई नहीं होता। कोशिश करें कि अगर मिल्की मशरूम में
क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, इसलिए आप थोड़ी सी टॉप स्पॉनिंग भी कर दें। बिजाई के समय जब बिजाई हो जाता है तो थोड़ी सी जो बीज हैं, जो मिल्की मशरूम के बीज हैं, उसके कुछ दाने ऊपर से भी बिखेर दें, तब जाके पॉलीथीन से उसको ढकें। लगभग 20 से 25 दिन के बाद फंगस पूर्ण रूप से फैल जाता है, यानी कवक जाल जो होता है, मिल्की मशरूम का जो कवक जाल होता है, अच्छी तरह से जब फैल जाता है, उसके बाद उस पॉलीथीन को हम खोलते हैं और खोलने के बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धुल के उसको बराबर कर लेते हैं। बराबर इसलिए करते हैं ताकि अगर हम आवरण मृदा की लेयर बिछाएंगे तो मिट्टी कंपोस्ट के अंदर भी चली जाएगी साइड से, जो देखने में गंदी भी लगेगी, और वहाँ जब मोटी लेयर हो जाएगी तो उधर से मशरूम भी नहीं निकलेगा। तो ये कोशिश करें आप कि पन्नी को खोलें, और पन्नी को खोलने के बाद पन्नी को मोड़ दें और हाथों से उसको बराबर कर दें, और हाथों से बराबर करने के बाद उस पे 1.5 से 2 इंच केसीन की लेयर को बिछा दें, और केसीन को लेयर को बिछा दें, और बिछाने के 1 दिन के बाद ही उस पर साफ पानी का स्प्रे करते रहें। स्प्रे हमें इतना ही करना है, और स्प्रे मशीन से ही करना है। आपको स्प्रे मशीन से करने की बात इसलिए की जाती है कि जब फव्वारा पतला होता है तो पूरा का पूरा मॉइस्चर उस केसिन के अंदर मेंटेन रहता है। पानी हमें इतना नहीं देना है कि जो हमारा माध्यम है उसके अंदर पानी चला जाए। अगर गलती से पानी चला भी जाता है तो कोई भी नुकीली चीज़ से सुराख करके उस माध्यम से पानी को निकाल दें। तो आप आवरण मृदा बिछाने के बाद आपको पर डे पानी का स्प्रे करना है। पानी का स्प्रे इतना ही करना है ताकि आवरण मृदा गीली रहे। जब भी आप केसीन पे पानी का स्प्रे करें, पतला फव्वारे से ही स्प्रे करें। जब पतले फव्वारे से स्प्रे करते हैं तो पानी जो केसीन के अंदर जो पोरोसिटी होती है उसके अंदर पहुंच जाता है। जब पतला फव्वारा से जब हम स्प्रे नहीं करेंगे तो पानी ज़्यादा अंदर चला जाएगा, और जब ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो वो हमारे माध्यम में चला जाएगा, जिससे हमें फंगस को भी सड़ाएगा। तो पानी देते रहेंगे। 10 से 15 दिन के बाद मशरूम की पिनहेड्स आने शुरू हो जाएंगे, और जब पिनहेड्स आने शुरू हो जाएं तो आप पर डे पानी ना देके आप 1 या 2 दिन के अंतराल पे पानी दें। क्योंकि जब पिनहेड्स आने शुरू हो जाते हैं उस समय जब ज़्यादा पानी हम दे देते हैं तो पिनहेड्स जलने लगते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब पिनहेड्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो उस समय पानी को कम दें। लगभग उसके 4 या 5 दिन के बाद वो मशरूम जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। और ये जब विकसित हो जाता है तो हाथों से पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा लेते हैं, और घुमा के उसको निकाल लेते हैं, और उसको जड़ से थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करके मार्केट में उसको हम ले जाके बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। चाहें तो इसको हम सुखा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए उस मशरूम की आप कटिंग कर लें, और 2 भागों में उसकी कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद हाथों से अच्छी तरह से फाड़ के इसको धूप में कॉटन के कपड़े पे फैला दें, और ऊपर से काले कपड़े से ढक दें, ताकि
कि जो है कि उसके ऊपर धूल के, मशरूम के ऊपर कोई धूल के कण भी ना आए, और काला कपड़ा उष्मा का बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है, तो बहुत जल्दी से मशरूम सूख भी जाए। और बहुत वैज्ञानिकों का मत भी है कि जब मशरूम के अंदर धूप में सुखाया जाता है तो जो जो धूप में यानी कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज मशरूम के अंदर जो एर्गोएस्ट्रॉल पाया जाता है उससे विटामिन डी कंटेंट को बढ़ाता है। और मनुष्य के शरीर के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो कार्यशैली हो गई है वो हम उस कार्यशैली में कि पहले किसान या कोई भी काम जो लोग धूप में करते थे वो धूप में नहीं कर रहे हैं। पहले भी किसान सुबह निकलते थे और सुबह ही अल्ट्रावायलेट रे आती थी, जिससे कि शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो विटामिन डी कंटेंट बढ़ाती थी, लेकिन वो हमने कार्य पद्धतियों को चेंज कर रखा है। और अगर हम वर्किंग लोगों की बात करें तो मैक्सिमम लोग इस तरह के हैं कि जिनकी ऑफिस एसी, घर एसी, गाड़ी एसी, तो धूप से बहुत काफ़ी दूर हैं, जिससे विटामिन डी की बहुत कमी होती है। और विटामिन डी की जब बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स के अंदर नेचर द्वारा एक विशेष प्रकार का जेल होता है, और ये जेल ड्राई होने लगता है, जिससे कि मनुष्य के शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये मशरूम का अगर हम उपयोग करते हैं, मशरूम को हम खाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक इस जेल को रिवाइव करता है, और रिवाइव करने के बाद काफ़ी हद तक हम को जोड़ों से दर्द से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मशरूम को सुखा लें, सुखाने के बाद उसको अच्छी तरह से रख लें, और रख के आपको किसी भी पॉलीथीन में एयर टाइट सील करें। एयर टाइट सील करें, डब्बे में सील करें, क्योंकि मशरूम देखो एक फंगस है, और जहाँ से भी उसको नमी मिलता है, तो नमी जब मिलता है तो उसके अंदर एक ट्राइकोडर्मा नाम का फफूंद पैदा हो जाता है, आ जाती है, जिससे वो काफ़ी नुकसान कर देता है मशरूम की, जिसकी क्वालिटी उसकी प्रॉपर्टी को ख़राब कर देता है, और मशरूम मार्केट में अच्छे रेट में हम बेच भी नहीं पाते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस मशरूम का आप तो मशरूम खा ही रहे हैं, दूसरी चीज़ इसके वेस्ट को भी, यानी कि मशरूम जब आप निकाल ले रहे हैं तो उसको आप अपने खेतों में गड्ढों में आप दबा दें 10 से 12 महीने के लिए, और उसके बाद उसको या तो उसमें 2% यूरिया का घोल डाल दें, या गोमूत्र डाल दें, और उसको मिट्टी से ढक दें गड्ढों में। लगभग 10 महीने के बाद उसमें अलग तरह का एक कंपोस्ट तैयार होता है, खाद तैयार होता है, जो कि आपके केसीन के भी काम आता है। और अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें जो कि कोई फंगस या कोई बीमारी आती है, उस बीमारी पे भी बहुत बड़ा कंट्रोल है, और एज ए ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी को प्राप्त करके काफ़ी हद तक इस मशरूम की खेती करेंगे, और अपने आजीविका के लिए एक अच्छा आपकी आजीविका के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन सिद्ध होगा। क्योंकि अभी क्या है, मशरूम एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ही टेक्निकल फसल है, जिसको वेल क्वालिफाइड लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस मशरूम की खेती करेंगे, और खेती करके बहुत सारे अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ताकि हम आपको भविष्य में और कोई जानकारी जो मेरे पास हो या मेरे गुरुजनों के पास हो, उनसे हम अर्जित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।